अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में एक्सरसाइज 6.3 को सॉल्व करूंगा और जिस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट होगा वो उसी क्वेश्चन के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट लेते हैं। एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में है कि राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट्स नीचे दिए गए हैं 1 से लेकर 5 तक, ये आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की सूरत में लिखने हैं। अब सवाल पहला ये है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि अलजबरा में आप लेटर्स यूज़ करते हैं, ABC Z तक कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं, और साथ में 1 2 3 वगैरह जो नंबर्स हैं वो यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अगर इनको आपस में मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस या माइनस इसके ज़रिए आप कनेक्ट करते हैं तो आप जो भी लिखते हैं वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। जैसे ये A लिखा है, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब आप में से कोई ये क्वेश्चन पूछेगा कि इसमें तो मल्टीप्लाई या डिवाइड या प्लस या माइनस नहीं है, तो उसको मैं ये बता दूं कि ये A जो है, ये अगर आपसे मैं सिंपल पूछूं कितने हैं तो आप मुझे बताएंगे कि ये 1 है, तो इसका मतलब है कि ये 1 है। लेकिन जब दरमियान में कुछ ना हो अलजबरा में, तो इसका मतलब है कि दरमियान में मल्टीप्लाई है, 1 मल्टीप्लाई A। समझ आ गई है? तो या A लिखें या लिखें 1 मल्टीप्लाई A, एक ही बात है। अब अगर ये एक ही बात है तो इसका मतलब है कि मल्टीप्लाई यूज़ हुआ है, और मेरी बात सही हुई क्या कि नंबर्स और अल्फ़ाबेट्स को अगर इकट्ठा लिखते हैं प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई के ज़रिए, तो इसका मतलब ये है कि ये आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ऐसे ही AX प्लस B अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, 2 डिवाइड B अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, B मल्टीप्लाई A अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, AB माइनस A अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, और एक चीज़ और बता दूं, जो अक्सर स्टूडेंट्स मैंने देखा है, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि मिस्टेक करते हैं, वो क्या है कि उनको ये आइडिया नहीं होता कि एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या फ़र्क है। तो एक्सप्रेशन फॉर एग्जांपल आपने लिखा A प्लस B, ये एक्सप्रेशन है। अगर आपने इक्वल टू लिखा, कुछ भी लिखा लेकिन ये इक्वल टू हुआ दरमियान में, तो इसका मतलब है कि ये क्या है, इक्वेशन है। ये क्लियर हो गया? तो इक्वेशन और एक्सप्रेशन आई होप आपको समझ आ गई है। अब स्टार्ट लेते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। मैं जस्ट जवाब लिखूंगा। तो द सम ऑफ 3A एंड 8, सो आप जस्ट लिखें 3A प्लस 8। ठीक हो गया? सम का मतलब है प्लस करना, ऐड करना। ठीक है, 3A प्लस 8 हो गया। नंबर सेकंड पे आते हैं। सेकंड में है डिफरेंस ऑफ 5P एंड 5, डिफरेंस माइनस को कहते हैं, सो 5। ठीक है, इसके बाद तीसरे पे आते हैं। तीसरा है डिवाइड 5A बाई 8B, 5A डिवाइड 8B, ऐसे भी लिख सकते हो। 5A सॉरी डिवाइड बाई 8B, ऐसे भी लिख सकते हो। 5A 8B, ऐसे भी लिख सकते हो। 5A 8B, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो जैसे आपको इजी लगे। और इसको एक और तरीके से भी लिख सकते हो, खामखा वाली बात है, चले मैं बता देता हूँ। 5/8 A/B, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, वेरिएबल को एक साइड पे करके और कांस्टेंट्स को दूसरी साइड पे करके। आई होप ये आपको समझ आ गई है। ठीक है, स्टार्ट लेते हैं नेक्स्ट। ये है 3 के बाद 4। तो 4 क्या कहता है? प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर n एंड 4 टाइम्स अ वेरिएबल y, 4 टाइम्स वेरिएबल y ये हो जाएगा। ठीक है, 4 टाइम्स का मतलब है 4 मल्टीप्लाई y। ठीक है, और फिर क्या है, n क्या है, प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट मतलब है ये। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ आप मत लिखें, क्यों? क्योंकि हो सकता है कोई इसको x काउंट कर ले। ठीक है, तो यहाँ पे बेहतरीन तरीका फिर क्या होगा, n4y। लेकिन तरीका ये होता है यूजुअली कि हम कांस्टेंट को पहले लिखते हैं, सो 4ny, ये सबसे बेस्ट तरीका है। ठीक हो गया? इसके बाद है 5। ठीक है, तो 5 इसका क्या है, कॉस्ट ऑफ n लीटर्स ऑफ कुकिंग ऑयल इज़ इतना एट RS 170 पर लीटर, 170 रुपीज़ पर लीटर अगर है तो n लीटर्स की कॉस्ट क्या होगी कुकिंग ऑयल की। ठीक है, खाने पकाने का तेल। अच्छा, तो आपको पता है कि जैसे हम कहते हैं बिस्किट का एक पैकेट 5 रुपये का है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 5 मल्टीप्लाई बाई 1 5। अगर वो 2 पैकेट्स आप लेते हैं तो 5 मल्टीप्लाई बाई 2 करते हैं ना, 10 रुपये देते हैं। इसी तरह अगर 3 पैकेट लेने हो तो कितने करेंगे, 3 करेंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 5 3 15। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको n चाहिए होंगे तो आपने 5 ज़रब n करना है। ठीक हो गया? अच्छा, अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, कॉस्ट ऑफ n लीटर्स ऑफ कुकिंग ऑयल। तो एक ही है 170। ठीक है, n है तो मल्टीप्लाई n कर दो, ये दरमियान में कुछ नहीं तो इसका मतलब मल्टीप्लाई 170 n आपके पास क्या हो गया, जवाब हो गया। ठीक है, अब आते हैं इसके b पे।
तो बी नहीं सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है उसको ज़रा देखते हैं। क्वेश्चन 2 में है कि वसीम इज़ 2 times एज ओल्ड एज उमर। ठीक है, तो ठीक है, स्टार्ट इसको आगे लेके चलते हैं। वसीम इज़ 2 times एज ओल्ड एज उमर के डबल उसकी एज है। ठीक है, एंड उमर इज़ 3 years ओल्डर देन आमिर। उमर जो है वो आमिर से 3 साल बड़ा है। ठीक है, इफ़ उमर इज़ n year ओल्ड देन राइट एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ। अगर उमर की एज n ईयर है, पता नहीं है कितनी है, n ईयर है, कुछ भी है। ठीक है, तो एक्सप्रेशन लिखें। चलें लिख लेते हैं। इसका है नंबर 1। जस्ट आपसे एक्सप्रेशन पूछी गई है वसीम एज, तो वसीम एज क्या होगी। ठीक है, तो वसीम की एज फाइंड करने के लिए यहाँ पे देखें इज़ 2 times एज ओल्ड एज उमर। तो अगर उमर की n है तो वसीम की क्या होगी 2n। ठीक हो गया, 2 × n। अब दूसरे पे आते हैं। दूसरा है कि उमर्स एज, उमर की एज चाहिए, वो तो उन्होंने बता दिया ना कि n है, तो ख़त्म हो गई बात। अच्छा, तीसरे पे आते हैं, नंबर 3rd पार्ट। तो ये है कि आमिर्स एज, आमिर की एज। तो कहते हैं उमर इज़ 3 years ओल्डर। उमर जो है वो n एज है। ठीक है, वो क्या है 3 years ओल्डर, यानी उमर में से 3 साल माइनस करें तो किसकी एज आती है, आमिर की। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, वो क्या कह रहे हैं कि किसकी एज फाइंड करें, आमिर की एज फाइंड करें। ठीक है, तो ये है इसमें से माइनस, उमर में से 3 साल माइनस करें तो n-3। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। यहाँ से आप देख सकते हैं, मैं चलें इसको निशान लगा देता हूँ। ये देखें, उमर इज़ 3 years ओल्डर देन आमिर। ओल्डर का मतलब क्या है कि वो इससे बड़ा है। आमिर से कितने साल बड़ा है, 3 साल बड़ा है। तो अगर आमिर की एज आपको चाहिए तो उमर वाली एज में से क्या करना होगा, 3 साल छोटा कम करना होगा। तो उमर वाली एज में से 3 साल कम किया तो हमारे पास क्या आ गया, आमिर की एज। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन 3 पे सॉरी 3। तो 3 में क्या है, 3 में लिखा है कि राइट द अलजेब्रिक टर्म ऑफ द फॉलोइंग, क्या चीज़, द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ठीक है, अलजेब्रिक टर्म्स। तो लिख देते हैं नंबर 1। यानी यहाँ पे कहने का मकसद यह है कि टर्म्स इसमें कौन कौन से हैं। तो टर्म्स के लिए मैं आपको ये बता दूँ कि अलजब्रे में एक एक्सप्रेशन है, फॉर एग्जांपल n+3। ठीक है, और दूसरी एक्सप्रेशन है 2n+3/6। ठीक है, तो इसमें टर्म्स क्या होंगे, टर्म्स सिर्फ वो वाले होंगे जो प्लस या माइनस के साथ कनेक्ट हैं। पहली बात क्लियर हो गई। अगर ये क्लियर हो गई तो इसमें कितने टर्म्स हो गए, 2। इसमें कितने हो गए, 2। क्यों, ये मल्टीप्लाई के साथ है तो ये एक ही है, ये 1 टर्म हो गया। और ये डिवीज़न है तो ये भी एक ही है। सिर्फ ये मुख्तलिफ कब होंगे, यानी ये 2 टर्म्स कब होंगे कि जब प्लस माइनस के साथ कनेक्ट हों। तो ये प्लस से कनेक्ट है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो टोटल कितने हो गए, 2। चलें इसको थोड़ा सा और इसको बता देता हूँ कि क्या है। जैसे आप कहते हैं ना 6x + 3। ठीक है, 3/2। अब ये देखें 3/2 है, ये एक ही टर्म है। ठीक है, और ये 6x है या 6 × x है, ये भी एक ही टर्म है। तो जो प्लस इनको अलहदा कर रहा है, तो जो या अगर प्लस अलहदा करे या माइनस अलहदा करे या अल्फाज दीगर, तो क्या अगर दरमियान में प्लस या माइनस हो तो वो टर्म्स अलहदा होते हैं। ऐसे एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया, टोटल कितने हो गए, 2। क्लियर हो गया। चलें अब मैं इस पे आता हूँ क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन में देख लें इसमें कितने टर्म्स हैं, n+1 में। वो कह रहे अलजेब्रिक टर्म्स लेके हैं, तो n और 3 ये हमारे पास टर्म्स हैं। ठीक है, टोटल कितने हुए, 2 टर्म्स। अच्छा, इसके बाद आपके पास नंबर 2 है, वो क्या कह रहा है। 2 में है कि 2n + 6m। जस्ट मैं जवाब लिख रहा हूँ। तो 2n आपके पास एक टर्म है और 6m दूसरा टर्म है। तो कितने टर्म्स हैं, टोटल 2 टर्म्स। इस निशान का मतलब है कि ऊपर जो लिखा है वो नीचे वही है। ठीक है, यानी नीचे भी 2 टर्म्स हैं। इसके बाद है LMN। सो L × M × N। जैसे कि मैंने आपसे कहा था, सॉरी यहाँ पे जस्ट जवाब लिखना है। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि दरमियान में अगर मल्टीप्लाई हो तो वो एक ही काउंट होता है, तो ये एक ही है। ठीक है, LMN ये पूरे का पूरा है और कितने टर्म्स हो गए, एक टर्म। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आ रही है। इसके बाद नंबर 4 पे आते हैं, हाँ
4x, अच्छा 4xy है तो ये एक टर्म हो गया, दूसरा टर्म क्या है 6y है, और तीसरा क्या है -5 है। ठीक है, अच्छा माइनस को लिखना है तो -y कितने, -5, तो इसमें कितने हो गए 3 टर्म्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वाला क्या है नंबर 5 है AB + 2, सो AB पहला टर्म हो गया, 2 दूसरा टर्म हो गया। ठीक है, सो कितने टर्म्स हैं 2 टर्म्स। तो क्या लिखा था कि राइट द अल्जेब्रिक टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, तो अल्जेब्रिक टर्म्स हमने लिख लिए हैं कि ये टर्म्स हैं, और साथ में हमने बता दिया कि कितने टर्म्स हैं। ठीक है, वो वैसे ही मैंने एक्स्ट्रा आपको बता दिया है, नहीं तो उन्होंने कहा जस्ट टर्म्स लिखें, तो टर्म्स आपने स्टार्ट वाले लिख दिए AB एंड 2, दैट्स ओके, 2 टर्म्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो ये कहें कि इनकी तादाद कितनी है तो फिर 2 टर्म्स भी लिखें, मैंने दोनों लिख दिया, कोई मसला नहीं है। ठीक है, आपको समझाने के लिए। आते हैं 4 की तरफ। 4 है राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ ईच टर्म इन द फॉलोइंग अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस जो दिए गए हैं इनका हर एक जो टर्म है उसका कोफिशिएंट आपने बताना है। अब सवाल ये है कि कोफिशिएंट होता क्या है। ठीक है, कोफिशिएंट वन नंबर या सिंबल होता है जो वेरिएबल से पहले लिखा होता है। वेरिएबल ABCD या जो अल्फ़ाबेट्स हैं, ठीक है, ये वेरिएबल है। फॉर एग्जांपल x, अब x से पहले क्या लिखा है यहाँ पे, वो नहीं लिखा, लेकिन क्या है 1 है, तो 1 इसका क्या हुआ कोफिशिएंट हुआ। ऐसे ही अगर 2x लिखा है तो यहाँ पे 2 क्या हुआ कोफिशिएंट हुआ। क्लियर हो गया। तो अब आते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ 1 बाय 1। सो 1 में क्या है कोफिशिएंट जो आपने लिखने हैं वो 4 है और 3 है। ठीक हो गया, ये समझ आ गई। दूसरे के जो कोफिशिएंट आपने लिखने हैं हर एक टर्म के, तो पहले का है 23 और वही एक ही टर्म है। तीसरा देख लें, उसका है 2/5, यानी जो न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी है या जो कांस्टेंट लिखा है और जो या जो नंबर लिखा है, या आप ये कह रहे हैं कि जो सिंबल लिखा है किससे पहले, वो ABC या मतलब है कि वेरिएबल से पहले। वेरिएबल से पहले जो भी कुछ लिखा है वो क्या है उसका कोफिशिएंट है। तो 2/5 था वो मैंने लिखा। 4 की तरफ आते हैं। PQR से पहले क्या है 1 है, नहीं लिखा लेकिन है। ठीक है 85, क्योंकि अगर मैं लिखूं कि एप्पल, गौर करें, मैं लिखूं एप्पल तो ये कितने हैं, एक है ना, तो मैं 1 एप्पल नहीं कहता, मैं कहता हूँ एप्पल, गिव मी एन एप्पल। सो ठीक हो गया, एप्पल है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि एप्पल्स तो फिर मुझे बताना होगा कि कितने। ठीक हो गया, चलें ये हो गया। अब आगे आते हैं 4 के बाद 5 की तरफ। तो इसमें है कि 15p, तो 15 हो गया, और अगले का क्या है, अगले का है 81, और अगले का है 9, सॉरी 9 नहीं है, 9 कांस्टेंट है, उसके साथ वेरिएबल नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन 5 पे आते हैं। 5 को देखते हैं। सेपरेट द कांस्टेंट वेरिएबल एंड कोफिशिएंट ऑफ ईच टर्म इन द फॉलोइंग अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो कुछ बातें हैं ये यकीनन आपको पता होंगी कि वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट क्या है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप उस नॉलेज को अप्लाई करें। क्या है सेपरेट द कांस्टेंट, मैं ऐसे करता हूँ कि मैं लिखता हूँ कि कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट्स मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि वेरिएबल्स, और फिर यहाँ पे लिखता हूँ कि कोफिशिएंट्स। ठीक है, ये हो गए हमारे पास तीनों। नीचे मैं 1 बाय 1 इसका जवाब देता हूँ। जैसे नंबर 1 के लिए, नंबर 1 में जो कांस्टेंट है वो आपके पास 1 है, जो वेरिएबल है वो a है, और जो कोफिशिएंट है वो क्या है 8 है। साथ साथ आप ट्राई कर लें, अगर कोई प्रॉब्लम है तो पता भी चल जाएगी आपको कि आप कहाँ पे मिसिंग कर रहे हैं। ठीक है, फिर उसमें कांस्टेंट क्या है नंबर दूसरे में देख लें, कांस्टेंट -4 है हमारे पास है, और वेरिएबल क्या है, a भी वेरिएबल है, b भी है, तो मैंने लिखा, और 3 और 2 क्या है कोफिशिएंट्स हैं। ठीक है, मज़ीद क्लियर हो गया कंसेप्ट आपका। तीसरे पे आते हैं, तो इसको देख लें। तीसरे में है P एंड Q, तो P Q में कांस्टेंट तो है ही नहीं, और P Q वेरिएबल्स हैं। ठीक है, P और Q क्या है वेरिएबल्स हैं, और ये कोफिशिएंट क्या है जस्ट 1 है। क्लियर हो गया। कांस्टेंट आप यहाँ पे कह सकते हैं कि कुछ भी नहीं है तो 0 है। ठीक है, क्योंकि +0 तो आप किसी के साथ भी कर सकते हैं, जैसे PQ है तो +0 आप लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं। ठीक है, अच्छा उसके बाद है AX BY एंड C, AX BY एंड C। ठीक है, तो ये कौन सा है, ये है 4। हाँ, ये 4 वाले में है AX + BY + C, तो C यहाँ पे क्या है कांस्टेंट है। ये तो कंफर्म हो गया ना, अगर ये कंफर्म हो गया तो X एंड Y
एक्स एंड वाई, ये आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास हो गया वेरिएबल। और कोफिशिएंट्स क्या होंगे, कोफिशिएंट्स आपके पास होंगे ए बी। अब यहाँ पे आप पूछेंगे कि ये कौन से कोफिशिएंट हुए, ठीक है। तो याद रखें, जब आपके पास इस तरह लिखा हो ए एक्स लिखा हो, तो यहाँ पे एक्स वेरिएबल होता है, ठीक है, और ए क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। ये क्लियर होगी बात। अगर ये बात क्लियर है तो यहाँ पे इस बेस पे ये काम हुआ है। उसके बाद यानी कहने का मकसद ये है कि कहीं पे ऐसा होता है कि हमें कोई क्वेश्चन दी जाती है जिसमें ए बी सी हमसे मांगे गए होते हैं, लेकिन ये वो होते हैं कि जो वेरिएबल नहीं होते, वेरिएबल के अलावा वैल्यूज़ होती हैं। तब हम ये कहते हैं कि जो ए बी सी हैं ये कांस्टेंट है और एक्स वाई जेड जो है वो क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। या अदर वर्ड्स में आप ये समझ लें कि कहीं पे आपको ए बी सी भी दिए हों एक ही इक्वेशन में, ठीक है, और एक्स वाई जेड भी हों, तो यहाँ पे रूल ये है कि एक्स वाई जेड वेरिएबल काउंट होंगे और ए बी सी क्या काउंट होगा, ये आपके पास कॉन्स्टेंट्स कोफिशिएंट्स काउंट होंगे, ठीक है। फिफ्थ पे आते हैं। तो फिफ्थ में है कि 3a 4b प्लस सी, ये पहले जो है कांस्टेंट, तो सी कांस्टेंट हुआ और ए बी आपके पास क्या हो गए, वेरिएबल हो गए। और क्या चीज़ है आगे, 3 एंड 4 ये आपके पास क्या हो गए, कोफिशिएंट्स हो गए, ठीक है। होपफुली ये समझ आ गई आपको। 6 को देख लें, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें है कि सेपरेट लाइक टर्म्स इन द फॉलोइंग। तो लाइक टर्म क्या है और अनलाइक टर्म क्या है, पहले इसको समझ लें, फिर इसको सॉल्व करते हैं। ये देखें, अगर मैं लिखूं कि 3a 2a 1a, ठीक है, 1 मैं नहीं लिखता लेकिन चलें 1a, अच्छा ये मैंने लिखा है। तो इस सब में आप एक ही जगह ये समझ लें कि a एप्पल है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या बनेगा, इसका बनेगा कि 3 एप्पल प्लस 2 एप्पल प्लस 1 एप्पल, अगर मैं ऐड करना चाहूँ तब इसका मतलब ये बनेगा। तो ये 6 एप्पल बन सकता है ना। लेकिन अगर मैं ऐसे करूँ कि 3a प्लस 2a स्क्वायर 3b, तो अब आप ये देख लें, ये कुछ और है, ये कुछ और है, ये कुछ और है। तो ये जो थे जिसमें पावर सबकी सेम थी और वेरिएबल भी सेम थी, मैं दो बातें मैंने की हैं, पावर भी सबकी सेम थी और वेरिएबल भी सारे क्या थे, सेम थे। इनको कहते हैं लाइक टर्म्स, ठीक है। तो ये आपस में क्या है, लाइक टर्म्स हैं। अच्छा यहाँ पे देख लें, वेरिएबल अगर सेम भी है इन दोनों में लेकिन पावर मुख्तलिफ है, और यहाँ पे भी वेरिएबल भी चेंज है, पावर भी मुख्तलिफ हैं, तो ये आपस में सारे क्या हैं, अनलाइक टर्म्स, ठीक हो गया। ये आपको समझ आ गई होगी। अब आते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। वहाँ पे सिर्फ हमसे मांगा गया सेपरेट लाइक टर्म्स। तो लाइक टर्म्स, ठीक है, वो इस तरह के मैं कतारें बना देता हूँ। पहली कतार में जो है वो 3a ये और 5a, यानी a वालों को इकट्ठा लिखता हूँ। फिर आपके पास क्या है 9a और फिर क्या है 76a, ठीक है। ये आपस में सारे क्या हैं, लाइक टर्म्स हैं। एक और रो बना देते हैं, इसमें m की बात करें सो 21m, ठीक है, और फिर है 4m है, और बस मेरे ख्याल से काफ़ी है, ये 2 m वाले हैं। तो ये आपस में क्या है, लाइक टर्म्स हैं। और फिर m वाला भी ख़त्म हो गया, p की बात कर लेते हैं, 8p है और फिर क्या है 3p। तो ये भी आपस में क्या है, लाइक टर्म्स बनते हैं कि नहीं बनते, ठीक हो गया। उसके बाद s वाला तो नहीं है ना, तो s के अलावा और कौन सा है, अच्छा m भी हो गया, अच्छा l भी नहीं है। आखिर में आप देख लें, आखिर में आपके पास है 17bc और अगला है आपके पास 9cb या bca की बात है, ठीक है। तो ये भी आपस में क्या है, लाइक टर्म्स हैं। ये क्लियर हो गया, ये लाइक टर्म है। बाकी आप देख लें, अगर मुझसे कोई चीज़ मिसिंग हो गई है तो उसको फिर ख़ुद देख लें। अच्छा उसके बाद है आपके पास नेक्स्ट वन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि राइट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बाय एडिंग द फॉलोइंग टर्म्स, ठीक है। आपने इनका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाना है एंड दैट्स ऑल। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। नंबर फर्स्ट, ये हो जाएगा x प्लस वाई, ये इसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना, ठीक है, ऐड किया ना। दूसरे का होगा a प्लस 2a प्लस 3a, ठीक है, सब मिला के क्या बनेगा 6a, क्योंकि लाइक टर्म्स हैं तो वो आपस में ऐड होंगे। क्लियर हो गया, यानी आपने ऐड करके जवाब लिखना है। 3 पे आते हैं, 3 पे है 4a प्लस 2a प्लस 3a, ठीक है, सब मिला के क्या बनेगा 6a। 4a प्लस 2a प्लस 3a, ठीक है, 3 पे 4a प्लस 2a प्लस 3a, ठीक है, 3 पे आते हैं,
ये है x, फिर आ जाएगा -y और फिर आ जाएगा +3x। तो इसको कैसे लिखोगे? इसको आप ऐसे कर सकते हो, याद रखना इसको आप x को x के साथ मिला सकते हो, लेकिन इसकी जो सिंबल है जैसे प्लस है तो आपने अगला प्लस के साथ ही लिखना है। ये y है, इसको पीछे लेके जाना है तो लेके जा सकते हो, लेकिन अपने सिंबल के साथ। क्लियर हो गया? तो ये हो गया 4x और ये हो गया y। क्लियर हो गया? ये आपके पास जवाब है। अब आते हैं इसके फोर्थ पे। तो फोर्थ में है कि P, फिर है PQ और फिर है Q और फिर है R। तो आप इसको ऐसे लिख लें कि ये बराबर हो जाएगा P + PQ + Q + R। ऐसे लिखना चाहें तो ठीक है, P क्लियर हो गया। इसके बाद नंबर 5 पे आते हैं। 5 क्या है? 12a² + 3b²। बस ये ठीक है, अदरवाइज़ ये मज़ीद हो सकता है, लेकिन वो अगली क्लास में इंशाल्लाह बताऊंगा। तो नेक्स्ट क्या है? नंबर 6 में है 1/y + 2/x + 3/2। नो प्रॉब्लम, आप सेम टू सेम लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद कौन सा है? इसके बाद है नंबर 7। तो 7 में आ रहा है कि 2xy, ठीक है, +yz और +4zx या zx, ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद VII और एक और I, यानी 8 पे क्या है? 4x + 5x + 6x²। अब वही वाली बात आ जाती है कि ये आपस में एप्पल्स हैं, तो 4 + 5 9x। जवाब आप ये लिखेंगे, ये वाला 9x + 6x², 6x²। सही है? तो ये आपके पास हो गया इसका जवाब। किसी का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं, मेरे लिए भी फ़ायदा होगा। बहरहाल ये आपका जवाब है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। इसको देख लेते हैं कि इसमें क्या है। 8 है कि देयर आर 25 गर्ल्स, ठीक है, 25 गर्ल्स हैं एंड 27 बॉयज़ इन ग्रेड 6, ठीक है। 27 बॉयज़ हैं और वो किस में है? ग्रेड 6 में है इन स्कूल, एंड 30 बॉयज़ एंड 23 गर्ल्स इन ग्रेड 7 इन द सेम स्कूल। और ग्रेड 7 में ये सीन है। राइट एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन टू फाइंड द सम ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज़ इन बोथ द ग्रेड्स, ठीक है। तो आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लेके सम करने के लिए तो कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देख लें। सोल्यूशन लेट या सपोज, ठीक है। सपोज गर्ल्स इज इक्वल टू G, बॉयज़ इज इक्वल टू B, देन, ठीक है, 25 गर्ल्स हैं, 25 G प्लस कितने बॉयज़ हैं? 27 B आर इन 6th ग्रेड। क्लियर हो गया? 6th ग्रेड के लिए आपने ये लिखा। अच्छा, अब 7th ग्रेड के लिए क्या है? 7th ग्रेड के लिए है 30 बॉयज़ प्लस कितने गर्ल्स हैं? 23 गर्ल्स। कितने हैं? आर इन 7th ग्रेड। क्या ख्याल है? ये हो गया ना? बस मेरे ख्याल से यही इसका जवाब है, और तो कोई नहीं है। अच्छा, ये हो गए। अब टोटल की बात करनी है कि टोटल कितने होंगे, तो आप ऐसे लिखें कि टोटल बॉयज़ एंड गर्ल्स इन स्कूल, ठीक है। टोटल के लिए क्या करते हैं वो भी बता देता हूँ। जो गर्ल्स वाला है वो गर्ल्स के साथ लिख लें। कैसे? 25 G और प्लस 27 B, और यहाँ पे क्या लिखना है? 23 G, क्योंकि G का G के साथ होगा, प्लस 30 B। तो ये क्या हो गया? 48 G हो गए प्लस 5 बॉयज़, ठीक है। ये पूरे स्कूल में ये हिसाब है 6 और 7 क्लास का, ठीक है, बोथ ग्रेड्स के लिए। अच्छा, 48, हाँ यही जवाब है। तो अब आते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज़ द लास्ट क्वेश्चन, एंड क्वेश्चन इज़ के क्वेश्चन नंबर 9। इसमें है कि अरसलान इज़ वर्किंग एट अ बर्गर शॉप, ठीक है। ऑन मंडे ही सोल्ड 40 बर्गर्स, ठीक है। मंडे को इसने कितने किए? अच्छा, तो हम ये कहेंगे कि सेल ऑन मंडे कितने हैं? 40 ऑन मंडे 40 बर्गर्स BURGERS, ठीक है। उसके बाद है अच्छा, सेल ऑन मंडे
या आप ऐसे नहीं लिखना चाहते तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। आप ऐसे लिखें कि बर्गर्स, फिर क्या है, फ्राइज़ हैं, ठीक है, और क्या है, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखें कि मंडे कितना उसने सेल किया, मंडे को उसने किया 40 बर्गर्स, और फ्राइज़ कितने हैं, 25 फ्राइज़ हैं, और 60 ये ज़रा इजी हो गया, ठीक है। अच्छा, फिर है ऑन ट्यूसडे, तो यहाँ पे ट्यूसडे आ गया, ट्यूसडे में आ जाएगा कि 35 बर्गर्स, और फिर कितने 28 फ्राइज़ हैं, और 54 क्या हैं, दूसरे जो ड्रिंक्स हैं। राइट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड फाइंड हाउ मेनी बर्गर्स, फ्राइज वगैरह इन बोथ डेज। पहले आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखने हैं, फिर इनको क्या करना है, ऐड करना है, और बताना है कि कौन सी चीज़ कितनी है, ठीक है। तो आप ये कहते हैं कि लेट बर्गर्स इज इक्वल टू बी, फ्राइज इज इक्वल टू एफ, एंड कोल्ड ड्रिंक्स इज इक्वल टू क्या, सी लिखने बस कोल्ड ड्रिंक्स आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, देन ओके, ऑन मंडे सेल, तो सारे सेल हो गए, आप कहेंगे 40 बर्गर्स प्लस 25 फ्राइज प्लस कितने हैं, 60 कोल्ड ड्रिंक्स। अच्छा, ऑन ट्यूसडे सेल, तो ट्यूसडे में कितनी सेल है, ट्यूसडे को ये 35 बर्गर्स हैं, प्लस 28 फ्राइज़ हैं, और प्लस 54 ने क्या ख़रीदा है, जो कोल्ड ड्रिंक्स थे। तो टोटल सेल इन बोथ, ठीक है, डेज, ये आपने लिखना है, इक्वल टू क्या होगा, 40 प्लस 35 75 बर्गर्स हैं, प्लस 25 28 53 हो गए फ्राइज़ हैं, प्लस 60 50 110 जमा 4 114, ठीक है। तो ये हो गए कोल्ड ड्रिंक्स। ये आपके पास सारा इसका क्या है, हिसाब है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका जो एक्सरसाइज है 6.3 ये आपका हो गया कंप्लीट। किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में ज़रूर पूछें। आपको लगता है कि मैं कहीं पे ना या तो बहुत तेज़ जा रहा हूँ या स्लो जा रहा हूँ या समझा नहीं पा रहा हूँ, तो ज़रूर मुझे कमेंट में बता दिया करें, ठीक है। नेक्स्ट इंशाल्लाह होगा 6.4। थैंक यू।